Hi friends, welcome to EduTap. Whenever we start preparing for anything as a beginner, in the beginning we almost lack focus, lack direction. We are not sure whether we are going in the right direction or not. So today's video is especially for all those beginners who have started preparing for RBI Grade B and are looking for a focused or a directed approach. Trust me, if you will be with me in this video for the next 25 minutes. You will get a lot of inputs as in how to approach RBI Grade B. And before I start, I would request you to subscribe to our YouTube channel, and you can also join our Telegram channel where we keep sharing the free content, and the link to join this Telegram channel is given in the description of this video. So the first point that I want to tell you that whenever you will be starting your RBI Grade B preparation as a beginner, there would be a lot of bad elements around you who would keep feeding some myths, some wrong information to you. फॉर एग्जाम्पल कि इसकी तैयारी मत करो, नोटिफिकेशन हर साल नहीं आती है, ये पेपर तो सिर्फ फाइनेंस बैकग्राउंड यूपीएससी बैकग्राउंड वाले क्लियर कर सकते हैं, फ्रेशर नहीं क्लियर कर सकते हैं, तुम्हारे तो गैप ईयर्स हैं, तुम नहीं क्लियर कर सकते हो. या फिर लोग बोलेंगे कि पहले फेज वन की तैयारी करो, फेज टू तो बाद में देखी जाएगी. So all these are myths. People will keep feeding you misleading information because they don't want you to clear this examination. But trust me, notification हर साल आता है, हर साल आता है नोटिफिकेशन इसका. ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं. आप नॉन फाइनेंस हो, नॉन यूपीएससी हो, फ्रेशर है हो, इवन इफ यू हैव गैप ईयर्स डज नॉट मैटर. ऑल इट मैटर्स इज दैट हाउ मच एफर्ट you can put with all your dedication towards the preparation of this exam. That will decide your future and not your background. फेज वन के लिए बिल्कुल भी तैयारी ना करें, सिर्फ फेज वन के लिए. फेज टू हैज टू बी प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली, ये चीज याद रखिएगा, बिकॉज देर इज वेरी लेस टाइम बिटवीन फेज वन एंड फेज टू, एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फॉर फेज टू आफ्टर क्लियरिंग फेज वन. और लास्ट थिंग मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इन माई एक्सपीरियंस ऑफ 5-6 years दैट आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा है जिसको हम थोड़े दिनों में ही पढ़कर एग्जाम क्लियर कर लें. देखिए, एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव है, बट उतना ही प्रेस्टिजियस जॉब भी है. तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो प्लीज ये क्वेश्चन कभी मत पूछिएगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बट यस, ईच चैप्टर that you have to read, with what orientation you have to read, in I mean till what depth you have to read, that you can ask and you will be able to gauge from the previous year questions. ठीक है, तो ये सारे मिथ, सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को छोड़िए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर. देखिए, हमारे इंडिया में क्या है, देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट. टैलेंट बहुत है, बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं बिकॉज देर इज लॉट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. पीपल विल कीप पुलिंग योर लेग, दे डोंट वांट यू टू सक्सीड, एंड देयरफॉर वी डू नॉट फील कॉन्फिडेंट. मैं यही कहूंगा, कॉन्फिडेंस लाइए, एग्जाम की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं. आरबीआई ग्रेड बी इज नॉट अ वेरी टफ एग्जाम इन टर्म्स ऑफ सिलेबस लाइक जेईई और नीट. नो, इट्स वेरी इजी, बट यस, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. तो मैं आपको चार चीजें बताने वाला हूं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस. ये आप चार चीजें जरूर कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा. पहली चीज कि आप प्लीज, when you start preparing for RBI Grade B, even if you think of preparing for RBI Grade B, do not try to target multiple exams. RBI Grade B की preparation ऐसा नहीं है that you will be able to do by preparing just for 1 hour a day. You need at least 4-5 hours a day. तो you need to have limited exams in your kitty. बहुत सारे exams मत दो कि IBPS भी देना है, SBI भी देना है, RBI भी देना है, XYZ सारे देने नहीं possible होगा. And whatever exams you choose, my suggestion is choose maximum of 3 exams. Whatever exams you choose, they must be complementary in the terms that at least there should be some syllabus overlap and they should be at the same level. आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं विच इज अ हाई लेवल ऑफिसर लेवल एग्जाम, और आप एक क्लर्क की तैयारी भी कर रहे हैं. डू यू फील यू विल बी सेटिस्फाइड एस्पायरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड ज्वाइनिंग एज अ क्लर्क? नहीं. तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड प्रोफाइल एंड सैलरी को ही टारगेट करें. दैट विल टेक यू इन अ राइट डायरेक्शन. माय suggestion number, advice number 2 is के you need to have a good direction. You need to have a good directed approach. जैसे कार की दो हेडलाइट्स होती है ना,
रात को हम हेडलाइट्स को देख के ही गाड़ी चलाते हैं, जहां जहां वो हमें जैसे जैसे दिखाती हैं वैसे ही गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह आपकी प्रिपरेशन की दो हेडलाइट्स हैं, एक है सिलेबस, एक है पीवाईक्यूज। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस विल टेल यू द स्कोप, दैट व्हाट इज द स्कोप, that what are the chapters, what are the subjects you have to read, but just alone syllabus cannot simplify things for you. For example, there is a chapter by the name derivatives in finance of RBI grade B. Now that derivatives are read by MBAs also, CFAs also, cost accountants also, and by RBI grade B aspirant also, but they all study at different level. Now how would you gauge that what is the depth, what is the level till which you have to read each and every chapter? That will be simplified through PYQs. PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल के PYQs कीजिए। तो सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर अपनी वॉल पे चिपकाइए और PYQs का प्रिंट आउट लेके ट्राई टू गो थ्रू देम daily, or maybe whenever you read any chapter, try to find that what questions have been read from that chapter. That will simplify things for you immensely. और अगर आपके पास PYQs नहीं है, don't worry, the link for PYQs is given in the description of this video. सारे PYQs हैं पिछले 5 साल के for phase 1 phase 2 along with detailed solutions. उनको यूज कीजिए और PYQs को एक बार गो थ्रू कीजिए। स्टेप नंबर 3 और एडवाइस नंबर 3 इज एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। whether you are doing self preparation or whether you are using any paid course, does not matter. न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका पर्सपेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी पेड कोर्स से भी पढ़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू एटलीस्ट रीड एडिटोरियल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, एंड द बेस्ट न्यूज़पेपर्स इन द मार्केट आर हिंदू एंड लाइमेंट। वैसे कोई भी पढ़ लीजिए, सारे अच्छे हैं, बट आई वुड प्रेफर हिंदू एंड लाइमेंट। Editorials specifically पढ़िए, they will help you build perspective, they will make you aware from an analytical point of view that what is happening and why is happening and what is wrong or what is right with what is happening. Step number 4, the most common mistake aspirants commit is they prepare in isolation, they prepare independently, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है। आई एम ऑफ अ फर्म ओपिनियन कि जब हम 2-3 लोग मिलकर तैयारी करते हैं तो एक अजीब सा मोटिवेशन आता है, अजीब सा पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। सो आई वुड ऑलवेज से दैट फाइंड अ कंपेनियन, ठीक है, जिसके साथ पढ़कर आप अच्छे से तैयारी कर सकें, एंड दैट कंपेनियन शुड बी एज सीरियस एज यू, ठीक है। बीइंग कनेक्टेड ओपन्स द डोर ऑफ लर्निंग एंड शेयरिंग, एंड थ्रू शेयरिंग यू कैन लर्न मेनी थिंग्स विच यू विल नेवर बी एबल टू लर्न इंडिपेंडेंटली। अभी हम डिटेल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको पैटर्न समझाऊंगा। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द पैटर्न, बट स्टिल RBI Grade B is basically conducted in 3 phases: phase 1, phase 2, and phase 3, which is interview. If I talk about phase 1 is qualifying. Phase 1 paper, there is a single paper which consists of 4 sections: GA, reasoning, English language, and quantitative aptitude, ठीक है। इनमें 80, 60, 30, 30 रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 200 एंड द टोटल मार्क्स इज 200, दैट इज ईच क्वेश्चन इज वर्थ 1 मार्क। सेक्शनल टाइम होता है, ये सेक्शनल टाइम है, आप नोट कर सकते हैं हर सेक्शन के लिए। सो दिस इज अबाउट फेज 1। क्वालिफाइंग है, कट ऑफ्स की बारे में मैं बाद में बात करूंगा। Phase 2 is the merit based exams, that is the marks that you will get in phase 2 will actually be considered while you get an interview call, and before you get to know your final result also. Phase 2 marks would be considered. In phase 2 there would be 3 papers: paper 1, paper 2, paper 3. Paper 1 is economic and social issues, paper 2 is descriptive English where your writing skills are checked, and paper 3 is finance and management. पेपर 1 और पेपर 3 का पैटर्न सेम है। इट इज अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 50 मार्क्स का, उसमें 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन आर ऑफ 1 मार्क, सो दिस इज टोटल ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। सॉरी, 20 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स, 20 into 2 40 plus 10 50, so total 30 questions in 30 minutes। और डिस्क्रिप्टिव में अगेन 50 मार्क्स का है, आपको 90 मिनट्स मिलते हैं इसके लिए। और जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, दे आर 2 questions are of 15 marks and 2 questions are of 10 marks, which makes it a total of 50 marks. Similar pattern is there in finance and management also, right? So these two papers have a similar pattern. Then there is paper 2 English, in which you get 3 questions. Those are essay, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 क्वेश्चन आते हैं आपको 100 मार्क्स के,
एंड 90 मिनट्स में आपको ये करने होते हैं. सो दिस इज द पैटर्न. फेज 2 इफ यू सी is a mix of objective and descriptive, and there is a lot of weightage given to descriptive in phase 2, as in 50 here, 50 here and 100 here, which makes it a total of 200 out of 300. And then there is interview phase 3, which I consider as a separate subject altogether. 75 marks, huge weightage to the interview is being given in RBI, and you need to be at your toes while you are appearing in the interview. So ये basically मोटा मोटा pattern है that I have told you. If you are looking for the syllabus also, I have made a different video on RBI grade B eligibility pattern, syllabus and cutoffs. तो यहाँ पे इस वीडियो में आप syllabus इस वीडियो से आप syllabus के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं. I will not be going through the syllabus in detail here. The link of this video is also given in the description of this video. अभी strategy पे आते हैं. If I talk about strategy, the first thing that comes to mind is कि मुझे कितने नंबर चाहिए, है ना. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क योरसेल्फ इज कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, इसके लिए मुझे कितने नंबर चाहिए. तो अगर कट ऑफ्स की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 कट ऑफ्स, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. नाउ दीज आर द कट ऑफ्स दैट यू विल सी फॉर द पास्ट 5 years. 98, 78, 105, 122, 66.75. So you can see very well that how the cutoffs are varying. यहाँ से 98 से गिरी 78, फिर बढ़ी 105, फिर और बढ़ी 122, फिर एकदम गिर गई 66.75. भाई हो क्या रहा है? You might think that it is happening due to competition. No, all this is happening due to the varied difficulty levels of exam in the different year. कभी एग्जाम बहुत आसान आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है. यहाँ पे बहुत टफ था, यहाँ पे बहुत आसान था. यू कैन वेरी वेल सी दैट कट ऑफ्स इन 2021 इज ऑलमोस्ट हाफ what was it in 2019. So the only point that you need to understand here is that many people go to the exam with a biased understanding कि उन्हें इतने marks लेने हैं. For example, when people went for 2021 exam, they had the cutoffs of 2019 in mind, that I have to score 120 plus marks to clear phase 1. But the paper was very tough. They could not adjust, they could not realize that the paper was tough, and they panicked. They thought that they are not able to score even 90, but what was actually needed is in fact near about 70. So that is what you need to realize, that you need to adjust your performance as per the difficulty level, and therefore you need to practice mock test of different difficulty levels while you are preparing for phase 1. And if you see the phase 2 cutoffs, again there is a very good observation. See, these are the final cutoffs here in this line, that is out of till 2019 interview was of 50 marks. So till 2019 these total marks are out of 350, and then the interview marks were increased to 375. So this cutoff is out of 375. So the observation that I'm telling you, that in each of these year, starting 2016 to 2021, you would see that the final cutoffs out of the total marks is near about 70%. Now cutoffs being 70%, 70% is huge, guys. It's not less. If you talk about IIT JEE, there the cutoffs for selection are merely 45 to 50%, but here the cutoffs are 70%. Why? It is not that the competition is sky high. Competition तो IIT JEE में भी बहुत high है, वहाँ पे 45% 50% cutoff क्यों है? The reason here is that the exam is not tough. तो जो एक कॉमन नोशन है कि एग्जाम बहुत टफ है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, नहीं. एक पेपर मुश्किल नहीं है, कॉम्पिटिटिव जरूर है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्ट पेपर एंड अ कॉम्पिटिटिव पेपर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो पेपर एवरेज डिफिकल्टी लेवल का आता है, बट यू नीड टू प्रिपेयर हार्ड बिकॉज कट ऑफ्स आर 70%, विच बाय नो मींस आर लो कट ऑफ्स. दूसरी चीज आपको बताता हूं, आप यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, हर साल में ही ऐसा पैटर्न है. नाउ हियर द डिफरेंस. नाउ दीज आर द कट ऑफ्स फॉर द इंटरव्यू कॉल. फेज 2 के बाद अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं जो इस लाइन में लिखे हैं, देन यू गेट एन कॉल फॉर एन इंटरव्यू. अब सपोज कीजिए 2019 में आपके 193 मार्क्स आए, राइट, 193.25 आए, आपको इंटरव्यू कॉल आ गया. आप इंटरव्यू दे के आए, बहुत खुश हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, बट फाइनल कट ऑफ वाज 238.25. सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? अराउंड 45 मार्क्स. इट मींस अगर आपको 193.25 स्कोर करने के बाद इंटरव्यू में कॉल आई और आप गए, तो आपको इंटरव्यू में 45 मार्क्स स्कोर करने थे ताकि आप फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर पाए. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल स्कोरिंग 45 आउट ऑफ 50?
No, they are not that lenient in the marking in the interview. So that is what I'm trying to say. Sometimes we are very happy that we have got an interview call, but our marks are not that great. आपके 194, 195, 196 मार्क्स हैं, आपको इंटरव्यू कॉल तो आ गई, बट यू आर नेवर इन द रेस. सो डू नॉट एवर ट्राई टू थिंक कि मेरा बस फेस टू क्लियर हो जाए, इंटरव्यू कॉल हो जाए, फिर इंटरव्यू में मैं अच्छा करके सिलेक्शन ले जाऊंगा. नहीं पॉसिबल है बॉस. आपको फेस टू के जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जो ये वाली लाइन में कट ऑफ मार्क्स हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा लाने हैं, कम से कम 20-25 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, सो दैट योर सिलेक्शन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इंटरव्यू. ये सारी चीज़ें कट ऑफ से रिलेटेड दिमाग में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ फेज वन की स्ट्रैटेजी पे आते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर 4 सेक्शंस. ठीक है. अब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ऑब्वियसली इसमें कोई बहुत इजी नहीं आता है. अगर इजी पेपर भी होगा तब भी क्यूआरई का लेवल मॉडरेट रहता है. सो यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन क्यूआरई. डू नॉट जस्ट prepare at the level of clerical or other banking exams. But yes, SBI PO, IBPS PO, you need to prepare at that level. So do practice hard on quant reasoning in English, and do solve a lot of mock tests. Try to get into the groove with respect to time management. And reverse engineering can also work, where you can solve a lot of questions and try to learn through MCQs. लेकिन यहाँ पे GA सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है. 80 मार्क्स का है, और जीए में अगर आपको आता है, यू कैन स्कोर 1 मार्क इन से अराउंड 10 to 15 seconds. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जर्नल अवेयरनेस. देयरफॉर जर्नल अवेयरनेस first high weightage, then easily scoring. If you know, obviously the scope is vast, you will never be able to remember everything that you would have read, but still, whatever you know, if you remember that, you can score some easy marks just within 5-10 minutes. Whereas in quant and reasoning, the amount of time that you need to spend to score every single mark is much higher than what it is required in general awareness. तो जनरल अवेयरनेस बहुत क्रिटिकल है. और अगर मैं बुक्स की बात करूं, फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरुण शर्मा इज अ गुड बुक. फॉर रीजनिंग आर एस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग इज अ गुड बुक. इंग्लिश के लिए आई कांट सजेस्ट एनी बुक. ग्रामर बुक आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ योर करियर इट्स नॉट easy to build grammar. I think you will learn English grammar more by reading things, by speaking English, rather than by reading grammar books. But vocabulary के लिए you can read Word Power Made Easy, which can help you build your vocabulary and can help you answer some questions in the comprehension which are based on vocabulary. Back to GA. Now it's almost impossible to cover GA through newspapers or self preparation. बहुत लोग GA की self preparation करने की कोशिश करते हैं by reading newspapers on daily basis, but trust me, it is very difficult to compile your notes. You need an automatically compiled source which you can read, cram on daily basis and cover your GA. और जो यूपीएससी और बैंकिंग के जो सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ मैगजीन फॉर एसबीआई पीओ और इफ देयर इज अ मैगजीन फॉर यूपीएससी, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट they are not that relevant for RBI Grade B, because the requirement of RBI Grade B is different. If you're reading a banking source magazine, they will never cover schemes and reports in detail as in what is asked in RBI Grade B. If you read UPSC magazine, they will definitely contain reports and schemes in their magazines, but that would be more on a conceptual nature, whereas the questions that are asked in RBI Grade B are factual in nature. So please try to find a compiled source which is relevant for RBI Grade B, and do not rely on the sources for UPSC and banking to cover the GA. It will be more or less wastage of time for you. अब जीए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैंने कहा क्रिटिकल पोर्शन है. जल्दी से देख लेते हैं जीए आप कैसे कवर कर सकते हैं. देखिए, जीए में स्टैटिक जीए होती है और करंट जीए होती है. व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक जीए? स्टैटिक जीए इज लाइक which does not changes, right? For example, if I ask you that this national park is located at which location, this folk dance belongs to which state, this country has a which currency, or what is the capital of this country, this all belongs to static GA, जो कि 10 से 15 मार्क्स की आती है. Now, static GA is very vast. I would not recommend that you read all the static GA, but static GA in an exam is derived from current GA. What do I mean by that? For example, कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे पोचिंग हुई है एनिमल्स की, देन दे कैन आस्क दैट दिस नेशनल पार्क बिलोंग टू विच स्टेट और विच लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, कोई कंट्री न्यूज़ में है, यूक्रेन और रशिया वॉर कर रहे हैं, दे आर इन न्यूज़, देन दे कैन आस्क यू द कैपिटल और करेंसी ऑफ यूक्रेन और रशिया. So what I'm trying to say is, as your static GA is derived from current GA. So whatever is currently in news, try to learn the static aspects of that rather than learning all the static GA. ठीक है. सो स्टैटिक जीए को इस तरह स्मार्टली हैंडल कीजिए. और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, करंट जीए की बात करूं,
it can be divided into three pillars: banking and financial awareness, 20 marks, reports and schemes around 15 marks, and other current affairs around 30 marks. And if I talk about banking and financial awareness, the most important part that you need to do here is RBI notifications, reports and press releases. इस 20 मार्क्स में से भी अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आरबीआई नोटिफिकेशंस रिपोर्ट्स में से ही आएंगे, एंड रेस्ट दे कैन आस्क फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, एनी रिपोर्ट और कमिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनी ऐप रिलीजेस बाय द बैंक्स, एनी mergers happening on the banks, any milestones reached by public sector banks और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे. तो ये सारा आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को कवर करेगा. नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स. इफ यू टॉक to some veteran of RBI Grade B, they will always tell you that reports and schemes are more relevant for phase 2. But no. Now, even in phase 1 current affairs, phase 1 GA, they are asking a lot of questions on reports and schemes. In fact, we recommend our students that if they are preparing for reports and schemes, they should prepare them in an integrated manner, both for phase 1 and phase 2. तो ये reports and schemes पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपको phase 1 से पहले ही कर लेनी होंगी. phase 1 के बाद करेंगे तो phase 1 में इनके नंबर आपके रह जाएंगे. And the third pillar is other current affairs, which is approximately of 30 marks. These are day-to-day current affairs like who wrote which book, in which sports, who was the winner, loser, or the venues, then any important days and their themes, any partnership that government has entered with any international organization, any agreement government has made with any organization, any MOU, any alliance such as G20, any membership has been gained by government to United Nations or something like that. Then any person in news, कोई अवार्ड मिला है, कोई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई ऑबिचुरीज हैं, summit and conferences are all important. Then in defense, if India has conducted any military exercise with any of the country, or India has bought any equipment for any of the country, that is important. Cyclones, hurricanes, setup of मैन्युफैक्चरिंग हब्स और लॉजिस्टिक पार्क्स. तो ये सारी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड ट्रस्ट मी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. व्हेन यू हैव टू कवर अदर करंट अफेयर्स, डे टू डे करंट अफेयर्स, दिस इज योर स्कोप. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. So that was about phase 1 in short, guys. Now coming out of the phase 2, I've already told you that there are 3 papers, mix of objective and descriptive. तो हम इनकी एक एक करके स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1, दैट इज ESI. देखिए, ESI you need to understand is less static and more current oriented. इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज में बहुत ज़्यादा थ्योरी है. बहुत सारे लोग आपको ये 2 बुक्स पढ़ने के लिए भी कहेंगे. इवन आई वुड रिकमेंड, बट यू नीड नॉट रीड दीज बुक्स कवर टू कवर, लाइन बाय लाइन, बिकॉज दे विल नॉट ऐड वैल्यू. एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, करंट क्वेश्चन आते हैं. सो माई सजेशन इज दैट यस, आप इन बुक्स को पढ़िए, चैप्टर्स को पढ़िए जो भी सिलेबस से मैप होते हैं, but do not read them in detail. Try to have an overview, that is more than sufficient. I'll just tell you 5 chapters which are important for you: inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy and growth and development. ये 5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए. इकोनॉमिक्स का कोर है. अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको टेक्निकल इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगी. उसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं, दैट यू कैन रीड वेरी क्विकली एंड दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ करंट क्वेश्चंस आते हैं. करंट की प्रिपरेशन कैसे करें? एग्जाम में क्या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं? एग्जाम में द करंट अफेयर्स दैट दे आस्क कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज: रिपोर्ट्स, स्कीम्स एंड ESI फाइनेंस इन न्यूज़. रिपोर्ट्स कौन सी पूछते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द रिपोर्ट्स दैट दे वुड बी आस्किंग यू वुड बी रिलेटेड टू द सिलेबस. For example, there is a report on IT sector, there is a report on manufacturing sector. These are not important because these are not in your syllabus. But if there is a report on, say, education, health, poverty, malnutrition, gender disparity, those are important because those are related to your syllabus. So again, I am repeating, syllabus और PYQs को again देखो, बार बार देखो, because that is very much important to you. दूसरा, सिलेबस वाली रिपोर्ट्स तो पढ़नी ही है. More or less, if these reports are released by national and international bodies. What do I mean by national and international bodies? Of stature. International bodies जैसे OECD, WTO, World Bank, Asian Development Bank, UNICEF, United Nations. जो दमदार इंटरनेशनल बॉडीज है ना, उनकी अगर कोई रिपोर्ट आई है, दैट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. एंड इवन इन नेशनल बॉडीज इट वुड बी लाइक नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, then say
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, अब नीति आयोग बन गए. सो ऑल दीज national bodies, census, which is again by government of India, all these are very very important. तो कोई भी प्राइवेट बॉडी, लोकल बॉडी की रिपोर्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी. और एक जो मैं आपको एक चीट कोड बता रहा हूँ, वेन एवर यू रीड एनी रिपोर्ट, ऑब्वियसली द रिपोर्ट्स आर वेरी बिग. If you read that documents, they are very big. So what you can do is you can read the summary of those reports from the newspapers. It would be much easier for you to cover them from newspapers. Only small portion is covered in the newspapers. That would be a big relief for you, and you will get all the important information from there instead of reading the full 100-page document for each and every report. Schemes कैसे करें? There is a very misleading conception regarding schemes कि बहुत पुरानी पुरानी schemes भी पूछते हैं. नहीं, पुरानी स्कीम्स पूछते हैं, बट वट एवर दे आस्क आर द स्कीम्स विच आर इन न्यूज. तो पिछले एक साल में या 9 महीने में जो भी स्कीम न्यूज में है, आइदर इट इज लॉन्च्ड और इट इज इन न्यूज, मे बी इट इज क्रिटिसाइज्ड, मे बी इट इज अप्रिशिएटेड, but it is a scheme 20 years old, that becomes important. I'll give you an example. For example, some minister or member of parliament or our prime minister talks about a scheme on an independence day speech, then that scheme becomes in news even though it was launched 10 years back. So all those schemes which are in news for last 10 months or 1 year, all those schemes are important. And when you are reading schemes, just focus on these dimensions. The question asked is from these dimensions only: which ministry has launched it, when it was launched, who has funded it in terms of center or state, what is the budget allocation as per the recent budget, what are the objectives, what does that scheme wants to achieve, and who are the target beneficiaries whom that scheme will benefit, and if it is a state scheme, which state has launched that scheme, and what are the current developments. Right, in every scheme there would be current developments, as in some more budget would be allocated, some milestones would be reached. That all you need to know. And apart from these reports and schemes, any other news in ESI or finance, for example, Kerala government signs an MOU with United Nations for girls education, that is a news related to social issues, that is important for you. Similarly, any news in finance, maybe Ministry of Finance has introduced some banking reforms, some amendment has been made in Income Tax Act. All these common news related to economics, social issues, and finance are important, and for 6 months they are important. Baki ESI current के sources, I would say, though I would always ask you to go for any compiled source, but in case you want to make your own notes, read from scratch, PIB and Hindu are the best sources, but it would be really difficult to compile all the data by yourself. Phase 2 में नेक्स्ट पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इग्नोर्ड पेपर्स. अगर आप स्क्रैच से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द पेपर्स यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग. इट डजंट टेक मच प्रिपरेशन. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है. ऑल यू नीड टू डू इज टू एग्जीक्यूट दिस 5 step formula. The first one is that you need to learn the technicalities of writing an essay, précis and comprehension. आप ये लिखो, टेक्निकलिटीज सीखो. दैट एसे में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, प्रेसी में टाइटल लिखते हैं नहीं, प्रेसी को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं या थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को पैराग्राफ में लिखते हैं या पॉइंट्स में लिखते हैं. ये सारी टेक्निकलिटी सीखो. मे बी यू कैन वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑल्सो इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन. You watch these videos at least 5 times. The technicalities should be ingrained in your mind. And once you know all the technicalities, it's time to practice. Practice कैसे करेंगे? हम एक एडिटोरियल पढ़ेंगे फ्रॉम हिंदू और लाइव मिंट, और उस एडिटोरियल को हम टाइप करेंगे. राइट नहीं, टाइप करेंगे. कहाँ टाइप करेंगे? नोट पैड में, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है, हमें कंप्यूटर पे टाइप करना है, नोट पैड में टाइप करना है, और 3 डेज के बाद टाइप करना है. द कॉमन मिस्टेक पीपल मेक इज कि आज ही पढ़ा और 1 घंटे के बाद टाइप कर दिया. दैट वे यू आर जस्ट क्रैमिंग इट एंड राइटिंग इट. नो, आप टाइप कीजिए, 3 दिन के बाद टाइप कीजिए, नोट पैड में टाइप कीजिए. एंड व्हेन यू टाइप फॉर फर्स्ट 10-15 days, डू नॉट वरी अबाउट वर्ड लिमिट और टाइम कॉन्स्टेंट्स. जस्ट टाइप, जस्ट एंजॉय दैट प्रोसेस. एंड आफ्टर से 25 or 20 days, ठीक है, आप start worrying about the word limit or the time limit. I would suggest that for an essay you should try to write within 25 to 30 minutes और 300 words की लिमिट लेके लिखिए. Though the word limit keeps on varying each year, and प्रेसी को आप 20 मिनट में लिखिए in around 170 words. तो ये करिए. और whenever you are done with your writing, go to grammarly.com,
paste whatever you have written and you will get to know your grammatical and spelling mistakes. ये exercise को कीजिए, it will benefit a lot. It will help you build your typing speed. It will help you get to know your spelling mistakes and grammatical mistakes, which are very common and we don't realize it. It will help you learn the structure and flow and the linking while writing. When we practice that, it will automatically get built up. And the fourth one, but not the last, is when you read editorials and type them, you are automatically working on your content, some key points, data points that you will be preparing that you can write in your actual exam. तो इसको ज़रूर कीजिए, बहुत आसान है, बड़ा नहीं है. Coming to paper 3, which is finance and management C. I always divide this finance and management into two parts, management and finance. Management बहुत easy है. The most foolish person in this world would ask कि management में important क्या है. इतना scoring है कि सब कुछ important है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है. And when you read it, you will realize that it is very easy to understand. At times, it can be confusing when you read different theories which are almost similar. But I would just say that even if something is confusing, do multiple readings and it will be clear. And try to relate management to your outside world. It is something which is very much relatable. मैनेजमेंट के लिए ये 3 बुक्स बता रहा हूँ, इससे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल एम प्रसाद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अगेन बाय एल एम प्रसाद, एंड फॉर एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बी एन घोष की ये बुक है. ये तीनों बुक्स लीजिए, आपका सारा सिलेबस हो जाएगा. एंड सम थिंग्स यू कैन गूगल, कुछ स्पेसिफिक अगर इन बुक्स में नहीं है. Coming to finance now, one thing that I want to say is that again there is a very common misconception कि finance बहुत टफ है. फाइनेंस एक्चुअली फाइनेंस है ही नहीं. इफ आई शो यू सम ऑफ द टॉपिक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रोल ऑफ ई गवर्नेंस, यूनियन बजट, इन्फ्लेशन, corporate governance, this is not finance, guys. This is not finance. So almost 60% of what is given in your chapter is not at all finance. तो फाइनेंस सुन के घबराना नहीं है, ये फाइनेंस नहीं है. दिस इज जस्ट पब्लिक फाइनेंस, आई वुड से, व्हिच इज वेरी सिंपल टू अप्लाई. यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम एंड यू विल बी सुपर रेडी टू गिव योर फाइनेंस पार्ट ऑफ योर एग्जाम. ठीक है. अगेन, एज एन एस्पिरेंट आई वुड लव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, go with the flow, but in case you are looking for some quick tips, I would say that जो ये चैप्टर हैं आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, ये वाला हो गया. रिस्क मैनेजमेंट, ये वाला हो गया. इन्फ्लेशन, ये वाला हो गया. देन डेरिवेटिव्स, ये वाला हो गया. functions of RBI, functions of RBI is basically this one. Then monetary policy and fiscal policy, ये वाला हो गया. and then who regulates what, basically ये वाला चैप्टर हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आप इतना भी कर जाएंगे, आई थिंक यू आर डन विद योर फाइनेंस प्रिपरेशन. रेस्ट कैन बी हैंडल्ड वेरी वेरी इजीली. तो घबराना नहीं है. फाइनेंस फाइनेंस नहीं है. कोई बोले कि फाइनेंस कर लिया, सबसे पहले उसको बोलना कि फाइनेंस फाइनेंस नहीं है, ये अलग ही फाइनेंस है. फाइनेंस के लिए अगर बुक्स की बात करें तो आई वुड सजेस्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग. ठीक है, ये मैकमिलन एजुकेशन की है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि CAIB एंड JIB एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उनकी किताब है. इसमें से काफ़ी टॉपिक्स हो जाएंगे आपके इफ़ यू ट्राई टू मैप इट टू द सिलेबस. देन अनदर बुक इज़ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन बाय मैकमिलन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. और कुछ टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, लाइक इन्फ्लेशन, यूनियन बजट, जो आप रमेश सिंह से कर सकते हैं. Baki, again, to cover major part of finance, you can also use FAQs on the RBI website. They are very good, very detailed. And for any term which you're not able to understand, you can use Investopedia. बहुत अच्छा है. Investopedia में एक एक टर्म को बहुत खोल खोल के समझाया गया है. नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑल्सो. तो अभी तक जो मैंने बात की वो स्टैटिक की थी. फाइनेंस में आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं. अराउंड 20% ऑफ द वेटेज इज गिवन टू करंट अफेयर्स, मेनली RBI नोटिफिकेशंस. तो आप अगर RBI नोटिफिकेशंस कर जाएं तो मोस्टली योर फाइनेंस करंट अफेयर्स वुड बी टेकन केयर ऑफ. एंड डू नॉट ट्राई टू रीड RBI notifications from the actual website. They are very technical there. Try to read that same notification in some newspaper by searching on Google, and you will get some easy references to those notifications. Apart from RBI notifications, they can ask you some news on capital market by SEBI, some banking news, or some news by Ministry of Finance. कोई banking reforms हैं, budget है, कोई committee है, ये सारा वो पूछ सकते हैं. और करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए नोटिफिकेशंस के लिए RBI वेबसाइट है. इन्हीं नोटिफिकेशंस को न्यूज़पेपर में सर्च कीजिए फॉर इजी रेफरेंसेस.
एंड फॉर अदर न्यूज़ ऑफ सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लाइव मिंट इज द बेस्ट थिंग। और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए: बजट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। जो ये 3 रिपोर्ट्स हैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और यूनियन बजट तो आपको पता ही है, हर साल आता है, जो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। So that was about 3 papers: paper 1 ESI, paper 2 descriptive English, and paper 3 finance and management. Now there is a common portion in all these 3 papers which is descriptive writing. पेपर 1 और पेपर 3 में 50 मार्क्स है, पेपर 2 में 100 मार्क्स है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को हमें नहीं छोड़ना है। बहुत लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव की नहीं करते हैं। आई डोंट नो, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर लेजी, बट डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हमें करनी है, बिल्कुल करनी है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में जो पहली चीज आपको याद रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव इज मोर अबाउट रिकॉल एंड नॉट रिकॉग्निशन। व्हेन वी सॉल्व एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट्स मोर अबाउट कि हमने आंसर देखा और टिक लगा दिया क्योंकि हमें कंसेप्ट याद है। बट इन डिस्क्रिप्टिव पेपर इट्स मोर अबाउट रिकॉल। आपको आ गया, यू हैव टू राइट 10 criticisms of Maslow theory, then it's about recall, how much you can recall. तो हमेशा जब आप चीज़ें रिवाइज करें, रिकॉल पे फोकस करें, रिकॉग्निशन पे फोकस ना करें। रिकॉल इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू राइट गुड आंसर्स। बाकी देखिए, जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं, यू नीड टू हैव गुड कंटेंट टू मेक इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो माय सजेशन इज सिंपल दैट ऑन एवरी टॉपिक यू मेक सम फॉर्डर मटेरियल। जैसे एजुकेशन एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, सो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं इंडिया में जो हुए हैं, जो भी चैलेंजेस हैं करंट, ठीक है, जो भी एजुकेशन पे रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स में क्या डेटा है, क्या फैक्ट्स हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, ये सारा आप एक कंटेंट एक पेपर पे लिख लीजिए। 2 रिपोर्ट्स का डेटा लिख लीजिए, 2 स्कीम्स लिख लीजिए, रिफॉर्म्स, चैलेंजेस लिख लीजिए। अगर जैसे मैनेजमेंट है तो कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए लीडर्स के, ठीक है, जो जो अच्छे मैनेजर्स रह चुके हैं। तो ये सारा आप एक एक पेज पे टॉपिक वाइज बना लीजिए एंड ओनली रीड दैट बिफोर योर एग्जाम एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन इन योर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आई कैन एश्योर यू कि आपके हमेशा अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये लास्ट स्टेप करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सोचने से या पढ़ने से ठीक नहीं होगी, लिखने से ठीक होगी। प्रैक्टिस 1 आंसर डेली, विदाउट फेल। एक क्वेश्चन आपने हर रोज करना है। मैं हजारों बच्चों को बोलता हूं लेकिन 10 बच्चे भी नहीं करते हैं। आई डोंट नो, पीपल से दैट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट देयरफॉर दे डू नॉट राइट। आई से यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई यू नीड टू राइट मोर देन एनीवन एल्स। तो आप समझिए इस चीज को। बाकी अगेन ये सारी मैंने आपको मोटी मोटी स्ट्रैटेजी बता दी है। व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, the most common mistake people do is they try to execute multiple things, कि सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। बाय डूइंग दैट यू माइट बी बिजी बट कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। माय सजेशन इज आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ें और एक वीक में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, आई वुड से यू स्टार्ट विद एफएम स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड अलोंग विद दैट डू क्वांट पहले 2 महीने में। अगले 2 महीने में आप ईएसआई स्टैटिक कीजिए, करंट अफेयर्स कीजिए, रिपोर्ट्स स्कीम्स कीजिए और एफएम को रिवाइज कीजिए, ठीक है, जो यहाँ पे किया है। और लास्ट 1 महीने में मॉक्स और रिवीजन पे फोकस कीजिए। लेकिन ये हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं या 4 महीने रह गए हैं, देन आई वुड से फॉर द फर्स्ट 1.5 मंथ्स एफएम स्टैटिक कीजिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है आपको, उस पर फोकस कीजिए। और नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में इन्हीं करंट अफेयर्स को करते रहिए बिकॉज दे आर वास्ट। ईएसआई स्टैटिक कीजिए, रिपोर्ट्स और स्कीम्स कीजिए, ठीक है। और लेफ्ट ओवर टाइम में आप अपना डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रिवीजन और मॉक्स कीजिए, और यहाँ पे आपको क्वांट भी करना रहेगा, रीजनिंग भी करनी रहेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत हाई लेवल प्लान है बट यू विल गेट अ डायरेक्शन बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट नो व्हेन दे स्टार्ट के सर शुरू कहाँ से करें। तो यहाँ से शुरू करना है, एफएम स्टैटिक और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। और अगर ये वाला प्लान है, टाइम कम है, तो एफएम स्टैटिक और करंट अफेयर से हमें शुरू करना है। सो गाइज थैंक यू, आई होप दिस विल गिव यू अ लिटिल लाइट, अंधेरे में कुछ रोशनी दिखाएगा। And if you are unclear about something that I've said in this video, then you are most welcome to write us a mail at hello@edutab.co.in, या फिर आप 8146207241 पे कॉल करें and let us know about your query, the area where you need help, and we will be more than happy to help you out. Have a nice day. Bye bye.